चलिए आज से शुरू करने जा रहे हैं दिसंबर 2024 के लिए, नहीं जून 2024 के लिए बैच चल ही रहा था, लगभग ख़त्म पर है। और 24 के लिए तो क्या चल रहा है, ऑफलाइन मॉक टेस्ट चल रहा है ना। आप लोग भी चाहें तो आकर भाग लेकर देख सकते हैं कैसा एग्ज़ाम होता है। अच्छा, सब आ जाएंगे, एक पूरी अपडेशन जैसे ही होंगे सब आ जाएंगे, है ना। जो अच्छा देख लिया जाएगा, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं इसका दिसंबर 2024 के लिए, ठीक है। पेपर 1 की बैचेज एक आज से शुरू है, इसका टाइमिंग आपको 4 बजे है ना, 4 PM पर। और एक 24 जून को शुरुआत होंगी, 24 जून को, तो लगभग 1 महीने बाद, जिसकी टाइमिंग रहेगी 10 बजे में, वो सुबह में रहेंगी, है ना। और साथ ही साथ इसके साथ ही 2 और बैचेज, कौन सा, कॉमर्स का बैच आ रहा है 22 कल से 5 बजे से। हाँ हाँ, तो आज पेपर 1 आज जो 5 बजे क्लास है, उस लास्ट क्लास है उसकी, इस वजह से। और हिस्ट्री का नहीं दिया गया है, 1 मिनट, हिस्ट्री का आना चाहिए। हिस्ट्री के क्लासेस आपके कब बना के दिए गए हैं, हिस्ट्री का भी क्लास का टाइमिंग है आपका, हिस्ट्री का क्लास का टाइमिंग 3 बजे से, अभी कुछ दिनों के लिए। अभी 3 से 4 हिस्ट्री का आपका, 3 से 4 और 4 से 5। आज सिर्फ पेपर 1 चलेगी, कल से 4, 3 से 4, 4 से 5। और कॉमर्स का 4 से 5 और 5 से 6। अभी जब तक जून वाला एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक के लिए। जब जून वाला एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो जो 1 घंटे की चीज़ें दिख रही हैं सीधे 1.5 घंटे 2 घंटे बदल जाएंगे डायरेक्ट अपने आप। किसका? नहीं, मॉर्निंग वाला बैच मतलब जैसे अभी 3 से 4 है ना, तो 3 से 5 किया जाएगा, तो उस टाइम उथल पुथल की जाएंगी चीज़ों को लेकर के, लेकिन उसकी टाइमिंग बढ़ाई जाएंगी। जैसे जो 3 से 5 है वो 2 से 4 दिखेंगी, 4 से जो 5 है 5 है ही, और 5 से 7, 5 से जो 6 है वो 5 से 7 बजे तक होंगे, है ना। देखिए अभी टीचर को 2 जगह काम करना पड़ रहा है ना, एक जून वाले बैच के लिए अलग काम करना पड़ रहा है, दिसंबर के लिए अलग काम करना पड़ रहा है। तो भाई 2 घंटे की बैच में उनकी हालत टाइट रहती है ना। तो मैंने चाहता कि भाई अलग से एक बैच देकर उनको प्रेशर क्रिएट करे, है ना। तब तक आपको जो स्मूथ 1 महीने का तब तक जो समय मिला है, तब तक काफ़ी सारा सिलेबस को उसमें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस में कवर की जाएगी, ठीक है। तो 3 से 5, हाँ हिस्ट्री क्लासेस 3 से 4, 4 से 5 पेपर 1। फिर जो कॉमर्स के होंगे तो पेपर 1 साथ में करेंगे, 4 बजे आएंगे, 4 से 5 और 5 से 6, इस तरह से। बीच में पेपर 1 को इसलिए ऐड किया गया है कि हिस्ट्री वाले आएंगे वो भी पढ़ के जा सकते हैं पेपर 1, और कॉमर्स वाले हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ के एक साथ जा सकते हैं, मतलब दोबारा तो आप आएंगे नहीं, इसीलिए हर एक बैच के बीच में पेपर 1 को ऐड किया जाता है हमेशा। ये जून वाले सेशन में भी रहा है, हाँ दोबारा नहीं आना पड़ेगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। चलिए अभी तो इस बार इस एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम तो दिए नहीं है कोई भी व्यक्ति। अच्छा, एग्ज़ाम के बारे में जानते कितना है, सो बताओ। कुछ नहीं, चलो आज बताते पूरा। ध्यान समझिए, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नहीं एक शिक्षण के क्षेत्र में सबसे हायर लेवल एग्ज़ाम पर। तो हमने कुछ दिन पहले एक कोटेशन लगाया था, उस दिन आपको बोला भी था ना, बड़े मंजिल के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते, देखे थे आप? अच्छा चलिए, तो चलो आपका बैच है किसके लिए, दिसंबर 2024 के लिए। कंप्लीट बातें करेंगे, कैसा एग्ज़ाम होता है, फ़ायदा क्या है एग्ज़ाम दे करके, और हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, नहीं दोनों चीज़ जान लेते हैं, प्रॉस और कॉन्स दोनों जानते हैं, ठीक है। तो प्रॉस भी बताएंगे, कॉन्स भी बताएंगे। सबसे पहले कौन सा, एग्ज़ाम का पैटर्न। सबसे पहले फर्स्ट जो बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करेंगे। एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से रहता है ना। और एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम का मोड क्या होता है हमारा,
जो नेट एग्ज़ाम का मोड क्या है, वो मोड कैसा होता है और पैटर्न क्या होता है, दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट मोड के बारे में। क्यों? क्योंकि मोड के बारे में इस साल एक बड़ी चेंजेस देखने को मिली है। इससे पहले जून से पहले जो बात करेंगे, मतलब जो दिसंबर 2024 में आपका पेपर आने वाला है, लेकिन जो इस वाले 18 जून को जो पेपर हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं। अब ये ऑफलाइन मोड क्या है? तो ऑफलाइन मोड है आपका OMR, मतलब आपको OMR सीट दी जाएंगी और क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, वो भी हार्ड कॉपी में, हार्ड फॉर्म में क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस दिया जाएगा और OMR सीट दी जाएगी आंसर को फिल करने के लिए। तो इस बार जो जून में एग्ज़ाम हो रही हैं, जून 2024 में जो एग्ज़ाम हो रही हैं, उसका जो मोड है वो OMR सीट है, आपका ऑफलाइन क्या है एग्ज़ाम हो रहा है। इसीलिए उसकी प्रैक्टिस के लिए पहले हम ऑलरेडी मॉक टेस्ट डाल चुके थे, है ना। मुझे तगड़ा झटका लगा इस बार, मॉक टेस्ट ऑलरेडी चढ़ा करके सब कुछ निश्चिंत कि भाई ख़त्म होगा, आराम से स्टूडेंट मॉक टेस्ट देंगे, कंप्लीट है अपना। अब उसके लिए क्या करना पड़ा, फिर से क्या करनी पड़ी, ऑफलाइन टेस्ट उतारनी पड़ी। नहीं, क्यों? क्योंकि तैयारी किस में है, ऑनलाइन में सबकी तैयारी है। क्योंकि इससे पहले जो होता था जून 2024 से पहले, अगर हम बात करेंगे दिसंबर 2023 की, क्योंकि साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है ना, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। तो दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था CBT बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। किस मोड में हुआ था? CBT मोड में हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, नहीं ऑनलाइन हुई थी पेपर। तो उसके लिए मॉक टेस्ट चढ़ाए गए थे एप्लीकेशन पर, लेकिन फिर कहा कि हम क्या करेंगे, ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवाएंगे। क्या करेंगे? ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवाएंगे। तो मॉक टेस्ट भी क्या कराया गया, ऑफलाइन करवाया गया, है ना। 5 टेस्ट करवाए जा रहे हैं, वो भी कंप्लीट टेस्ट। उसके मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, आप लोग भी जाकर देखिएगा कैसा क्वेश्चंस आता, कैसा है क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल NTA के पैटर्न पर क्वेश्चंस को नहीं आज नहीं, आज तो इसके था ये एक तेजस एक्सप्रेस बैच जो शुरू हुई उसकी होंगी पेपर 1 के लिए ना। हाँ, वो 10 बजे शुरू हुई तेजस एक्सप्रेस बैच, जो मतलब रिवीजन के लिए है, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे फ्री रखी है रिवीजन के लिए, जो इस साल फॉर्म भरे उसके लिए, जो जून में एग्ज़ाम देंगे। तो इससे पहले CBT मोड में होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती थी। तो आपके लिए टेंशन नहीं है, बिल्कुल OMR सीट पे है। तो 2-3 फ़ायदे इसके हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं वो आगे गिनाएंगे, ठीक है ना। पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको पैटर्न की बात करें तो आपको 2 पेपर सेट किए जाते हैं, एक पेपर 1 सेट किया जाता है और एक पेपर 2। पेपर 1 हम पेपर 2 सुनेंगे इसमें। पेपर 1 कॉमन है आर्ट्स और कॉमर्स दोनों, मतलब जो आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से नेट एग्ज़ाम दे रहे होंगे या कॉमर्स विषय से जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उसके लिए क्या होगा, ये कॉमन होगा। अब बोलेंगे साइंस वालों के लिए, तो साइंस वालों के लिए नेट एग्ज़ाम UGC नहीं होता है, उसके लिए CSIR नेट होता है, CSIR नेट होता है। जहाँ UGC लिखी हुई यहाँ पर CSIR हो जाएगा। और बाकी एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंजेस है, वहाँ अभी भी CBT मोड हो रहा है। इस बार अभी तक ऑफलाइन एग्ज़ाम की घोषणा नहीं की गई है। तो अपने को काम है इससे, तो अपने को काम इसी से रखते हैं, जितना काम हो उतना ही नहीं काम रखना है। दूसरे हो गए पेपर 1 हो गए, और यहाँ से आपके होंगे, ये हो जाएंगे आपके पेपर 2। पेपर 2 आपके मास्टर्स का सब्जेक्ट रहता है, जिस विषय से आप मास्टर्स कर रहे हैं, है ना, मतलब PG कर रहे हैं, उसका ये सब्जेक्ट रहता है। चाहे जिसका हो चुका है तो हो चुका है उसके, क्योंकि जो PG कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं, जो पास आउट है वो भी दे सकते हैं, नहीं। और इस साल एक और चेंजेस इसमें आई हैं। क्या क्या चेंज आई हैं कि जो स्टूडेंट 4 ईयर के ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, 4 ईयर ग्रेजुएशन, 4 साल का जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसको भी बैठने दिया जाएगा नेट एग्ज़ाम में, सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही। लेकिन वो उसका ग्रेजुएशन कितना साल का होना चाहिए, 4 साल का। अब 2 साल पहले अपने यहाँ चालू हुआ है, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इससे पहले 4 साल का ग्रेजुएशन होता था, ठीक है। तो जो 4 साल के ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और उनका वहाँ पर लगभग 75 परसेंटाइल के मार्क्स है, 75 परसेंटाइल मार्क्स है, तो वो भी नेट एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। उन्हें भी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो हमें मास्टर्स करने के बाद मिल रही हैं। लेकिन हाँ,
मास्टर्स जो पीजी कर चुके हैं उनके लिए कितना चाहिए? 55% हमारे लिए, 55% मार्क्स की ज़रूरत है, लेकिन उनके लिए कितना है? 75% परसेंटाइल की आवश्यकता है, तभी वो जाकर के बैठ सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई ना कि कौन कौन बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता। इस बार ये नए चेंजेस आए, इससे पहले नहीं था। जून वाले एग्जाम में ये चेंजेस आए कि 4 साल के ग्रेजुएशन वाले को भी बैठने दिया जा रहा है एग्जाम में, इस एग्ज़ाम में वो अपीयर हो रहे हैं। इससे पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। दूसरी चेंजेस कि अब आपका सीबीटी मोड ना होकर क्या कौन से मोड में पेपर हो रहा है? ऑफलाइन हो रहा है, ओएमआर शीट पर हो रहा है। यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन की शीट दे दी जाएंगी, गोला आपको 4 गोले भरने हैं, है ना। इसके बाद एक जो चेंजेस देखने को मिला है, ये एक बड़ी चेंजेस है कि पहले क्या होता था कि जो नेट एग्ज़ाम में 2 कैटेगरी में रिजल्ट आता था। जो नेट एग्ज़ाम आप देते हैं ना, तो यहाँ पर रिज़ल्ट जो बनता है नेट एग्ज़ाम का वो 2 कैटेगरी में बनता है। नेट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होता है वो 2 कैटेगरी में। नेट एग्ज़ाम रिज़ल्ट हैव 2 कैटेगरी में, दो कैटेगरी में वहाँ पर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकलता है। पहले कौन कौन सा? एक था असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी, जिसको आप कहते हैं नेट। इसको आप क्या कहते हैं? नेट। नहीं सुनते होंगे ना कि केवल नेट पास किया है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी बनती थी किसकी? जेआरएफ की। जेआरएफ बोले तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप। कौन सा? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। 2 कैटेगरी में रिजल्ट आते थे। एग्ज़ाम एक ही होता था, पेपर एक ही होता था, लेकिन उसमें 2 कैटेगरी बनाई जाती थी। एक कैटेगरी बनाई जाती थी एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसको आप नेट कहते हैं, और एक कैटेगरी बनती थी जेआरएफ की, जिसको आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है जून में, उसमें एक कैटेगरी और आएंगी, और ये कैटेगरी आएंगी पीएचडी के लिए। क्योंकि अब कहा गया है कि पैट नहीं होंगे, जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे अलग अलग यूनिवर्सिटी में, वो नहीं होंगे, बल्कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के स्कोर को ही पीएचडी एंट्रेंस के रूप में काउंट किया जाए। मतलब पीएचडी एंट्रेंस जो होता था वहाँ पर ये ना हो करके अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो रहे हैं, और इसमें जो इसको स्कोर बनेगा उसी स्कोर के आधार पर क्या करेंगे हम? पीएचडी में एडमिशन देंगे। ये एक बड़ी चेंजेस थी। तो जून वाले में 3 बड़ी चेंजेस देखने को मिली। पहला, ओएमआर शीट कर दिया गया, क्योंकि लगभग 6 साल से पेपर ऑनलाइन हो रहा था, उसको चेंज किया गया डायरेक्ट। दूसरे चीज़ आया कि 4 साल के ग्रेजुएशन वाले को भी दिया गया जगह कि आप भी क्या कर सकते हैं? अपीयर हो सकते हैं। तीसरी जो चेंजेस आई हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के स्कोर को अब यूज किया जाएगा किसके लिए? पीएचडी के लिए भी यूज किया जाएगा। मतलब 3 कैटेगरी वहाँ पर बनेंगे। मतलब एक यूजीसी नेट कैटेगरी, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी वाली कैटेगरी, एक जेआरएफ की कैटेगरी, और एक पीएचडी एग्जाम स्कोर की कैटेगरी। मतलब लेकिन उस स्कोर से केवल आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उससे केवल पीएचडी में एडमिशन लिया जा सकता है, वो भी 1 साल के अंदर। अगर मान लीजिए किसी का इस कैटेगरी में रिजल्ट हुआ, अब इस कैटेगरी में रिजल्ट कैसे होगा तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इस कैटेगरी को निर्धारित किया कि किसी 50% आएगा तो आप इस कैटेगरी में जाएंगे, 70% या 70% से ऊपर आएगा तो आप जेआरएफ कैटेगरी में जाएंगे, 60% आएगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में जाएंगे। ये कैटेगराइज कर दिया गया। अब मान लीजिए कि आपके 52% आए तो आप पीएचडी कैटेगरी में हैं, आप ना जेआरएफ की कैटेगरी में ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में हैं। तो उस स्कोर को केवल और केवल आप यूज कर सकते हैं किसके लिए? पीएचडी एग्ज़ाम, मतलब पीएचडी में एडमिशन्स के लिए। और उसका भी टाइम पीरियड दिया हुआ 1 साल के भीतर। अगर मान लीजिए 1 साल के भीतर कोई नहीं करवा पाया पीएचडी एग्ज़ाम, मतलब उसमें अगर आपका रिजल्ट आया था 52% आए थे और उससे वो पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर पीएचडी एडमिशन के लिए फिर से उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब 1 साल, हाँ फिर से। लेकिन यदि आपका रिजल्ट इस कैटेगरी में और उस कैटेगरी में आ जाता है तो फिर वो 1 साल वाली चीज़ें आप पर लागू नहीं होंगी। एक एग्जाम्पल मैंने सेट किया। हाँ हाँ
नहीं नहीं, उसमें अगर मान लीजिए 50% आपका है तो पीएचडी में हुआ, और उस स्कोर को केवल यूज़ कर सकते हैं आप पीएचडी, हाँ पीएचडी में एडमिशन्स के लिए, और दूसरे जगह यूज़ नहीं कर सकते। क्यों दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जेआरएफ दे सकते हैं, नेट दे सकते हैं, आप कितनी बार भी दे सकते हैं, आपको कोई मतलब नहीं। हाँ अगर मान लीजिए 60% में आपका आपका नेट निकला, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिली, तो इससे दो चीज़ें हैं। एक तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, इस स्कोर के दम पे भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 50% वाला जब पीएचडी में जा सकता है तो 60% नहीं जाएगा, ऑलरेडी जाएगा ना, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, इससे जो भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होती है, वैकेंसी आती है, हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, वो आप फॉर्म भर करके उसके लिए जो भी उस एग्ज़ाम का प्रोसीजर है या इंटरव्यू का प्रोसीजर है वो दे करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसे अभी एमपीएससी का आया है, मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन का, हिस्ट्री में ही है, कॉमर्स का भी अच्छा खासा सीट है उसमें, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या कर सकते, भर करके आप जॉब कर सकते हैं, इस पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, कोई भी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेंगी। ये अभी तक का प्रावधान था कि असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। लेकिन यदि आप बिहार में किसी विश्वविद्यालय में इनरोल लेते हैं, सिर्फ बिहार के लिए, बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट लेते हैं और आपका नेट निकला हुआ है, तो आपको बिहार सरकार स्कॉलरशिप देगी, हाँ पीएचडी करने के लिए। स्कॉलरशिप जो देंगी वो कौन देंगी, बिहार सरकार देंगी। मतलब केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद आपको नहीं मिलेगी पीएचडी के लिए, लेकिन ये केवल बिहार पे लागू होता है और दूसरे जगह नहीं। हाँ केवल और केवल बिहार पर लागू होता है, क्योंकि ये बिहार सरकार की योजना है, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार पे ही लागू होंगी, दूसरी जगह लागू नहीं होंगी, है ना। और उसमें 10,000 के रुपये रखा गया है स्कॉलरशिप, ठीक है, 10,000 रुपये पर मंथ आपको 4 साल तक मिलेगा पीएचडी करने के लिए, सिर्फ बिहार में, दूसरे जगह यही बात बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होंगी। लेकिन यदि यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर हो जाएगा कौन सा, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। अब आप तीनों कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, फेलोशिप मिलेंगी पीएचडी करने के लिए भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, जिसकी रकम है, अगर फेलोशिप की बात करेंगे, हाँ इससे पहले एक जान लीजिए उसका वैलिडिटी कितना था, 1 ईयर का था। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है, मतलब इस सर्टिफिकेट को आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और पीएचडी करने के लिए, लाइफ टाइम जब तक आप जीवित हैं। और जो जेआरएफ वाली होती है इसका जो वैलिडिटी होता है 3 साल होता है, 3 ईयर्स। मतलब इस सर्टिफिकेट के दम पर आप 3 साल के भीतर क्या करें, पीएचडी में एडमिशन लें कहीं पर, और आपका फेलोशिप चालू होगा, और फेलोशिप जो मिलेंगी वो अगले 4 साल 5 साल तक मिलती है, ठीक है। हाँ क्या मिलती है फेलोशिप, तो जो पीएचडी के लिए फेलोशिप मिलता है वो सिर्फ मिलता है किसको, भारत सरकार के द्वारा जो मिलती है, यूजीसी जो देती है। और ही बहुत सारे फेलोशिप हैं, है ना। जैसे अगर कोई ओबीसी स्टूडेंट है, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ अच्छे नंबर से केवल वो नेट पास करते हैं तभी उन्हें फेलोशिप मिलता है, बिल्कुल जेआरएफ के बराबर। पीएचडी के लिए बहुत सारे फेलोशिप है। तो एक तो फेलोशिप किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, जेआरएफ के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, जेआरएफ के बारे में बात कर रहे हैं। एक फेलोशिप होता है एनएफएससी, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जो शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट होंगे और अच्छे नंबर से केवल नेट पास करते हैं, जेआरएफ नहीं, नेट पास करते हैं, तब भी उसको उतना ही स्कॉलरशिप मिलेगा जितना नॉर्मल जेआरएफ को मिलेगा। अगली है कौन सी, एनएफओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, जो ओबीसी की कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, अगर अच्छे नंबर से नेट पास करते हैं तब भी उनको उतना स्कॉलरशिप मिलेगा जितना जेआरएफ में मिलेगा, ठीक है। हाँ तो जेआरएफ, एनएफएससी, एनएफओबीसी, और भी बहुत सारे प्रकार के हैं। जैसे कोई पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं उनको भी मिलता है, सिर्फ नेट पास करे तो। अगर कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है, अपने माता पिता की इकलौती संतान, वो भी बेटी हो, तो उसको भी उतना स्कॉलरशिप मिलता है जितना जेआरएफ को मिलता है, ठीक है। मतलब तो क्या क्या मिलता है फैसिलिटी वो सुन लीजिए। जेआरएफ में
जैसे आप इंटर करेंगे पीएचडी के अंदर, पीएचडी एडमिशन कराने के बाद आपका कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो प्रथम 2 साल में आपको कितना, अप्रॉक्स 44,000 के लमसम, 44,000 पीएम पर मंथ। पीएम मतलब पर मंथ, प्रथम 2 सालों में 44,000 पर मंथ स्कॉलरशिप, प्लस एचआरए की सुविधा। एचआरए जानते हैं ना, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। या तो यूनिवर्सिटी में आपको हॉस्टल मिल जाएंगी, और नहीं मिली तो एचआरए आपको मिलेगा। वो शहर वाइज होता है, जैसे दरभंगा 6% में आता है, तो 44,000 का 6% कर लीजिए। अगर पटना से में जाते हैं तो क्या होता है, वो 12% की कैटेगरी में आता है। दिल्ली सब 18% एचआरए की कैटेगरी में आता है। तो जिस एचआरए कैटेगरी में सरकार ने उस शहर को डाला हुआ है, उस शहर के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा जहाँ पर आप पीएचडी कर रहे होंगे, ठीक है। तो एचआरए मिलेगा। तो भी अगर दरभंगा के हिसाब से काउंट करूँ तो लगभग 2500 से ऊपर ही रहेगा, उससे कम नहीं जाएंगी लगभग। 44,000 का 6%, 2500 3,000 के लमसम रहेंगी। 2500 से 3,000 रुपये पर मंथ, ये भी एचआरए के रूप में। और तीसरी चीज़ मिलती है कंटीजेंसी। पहले ये रकम कम था, अब बढ़ाया गया है बहुत, ठीक है। दिसंबर 2024 से बढ़ा, मतलब जनवरी 2024 से बढ़ा दिया गया। पहले कम थी, 34 से 35,000 आता था कंटीजेंसी। तो वो आती है आपकी 10,000 रुपये। ये कंटीजेंसी मिलता है आपको कलम कॉपी खरीदने के लिए। हाँ, कलम कॉपी पेन जो भी आपको खरीदना है कंटीजेंसी के रूप में मिलता है आपको। जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा मिलता है, जो आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट उसको कम मिलता है, क्योंकि उन्हें लैब में ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है रिसर्च के लिए, इसी के लिए। तो कंटीजेंसी मिलती है कॉपी किताब खरीदने के लिए 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना होता है। नहीं, अब 2 साल बाद आपको जेआरएफ से कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, एसआरएफ में, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। यहाँ स्कॉलरशिप लगभग 48 से 50,000 के लमसम है, नई वाली। वो 44 कितना हो जाएगा, 48। और वो बढ़ी हैं तो एचआरए ऑलरेडी बढ़ेंगी, है ना। 6% करेंगे तो अब एचआरए कितना है, लगभग 3500 से ऊपर चला जाएगा, है ना, वही पर मंथ एचआरए। और कंटीजेंसी भी आप बढ़ा दी जाएंगे, क्योंकि अब आप सीनियर हो गए ना, सीनियर को ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रिस्पेक्ट। 15,000, ठीक है। हर एक साल ईयरली मिलता है, हर एक साल। तो और 2 साल ये, और 2 साल इसको रिकमेंड करती है 4 साल के लिए। 4 साल तो फिक्स है, 4 साल क्या है, बिल्कुल एकदम फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। 4 साल तक तो मिलेगा ही मिलेगा। आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से क्या कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करो, आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इस 2 साल को क्या कर सकते हैं, 3 साल में आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिएगा कि आपका रिसर्च काफ़ी लेंदी है और ख़त्म नहीं हो पा रहा है रिसर्च, मतलब कुछ और शोध करने बाकी रह गए हैं और 1 साल में ख़त्म हो जाएंगे, तो 1 साल का क्या मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाता है। तो आप 1 साल और इन्जॉय कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये है इस एग्ज़ाम का महत्व। और एग्ज़ाम कितना, तो एक ही दिन है, ठीक है। और ये तो रही पैसे वाली बात। और जब जेब में पैसा हो तो क्या हो गया, दुनिया में केवल उसी किसका कमाल है, जिसके पास माल है। मतलब माल मतलब यहाँ पैसा, गलत वर्ड में नहीं लेना है। माल मतलब यहाँ पर पैसा। दुनिया में किसका कमाल है, जिसके पास असली में क्या है, माल है भाई। माल वाला पैसा है, उसी के पास क्या है, कमाल है। दूसरी, रिस्पेक्ट अलग से मिलेंगी। हम खुद रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरे भी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, हम सब क्या करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे कि भाई जेआरएफ है अपने विषय में, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा है। तो 4 साल तक निश्चिंत होकर के आराम से आप पीएचडी कर सकते हैं। कोई भी कहीं भी क्या करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से आर्थिक मदद लेनी पड़ेगी। इवन आप आर्थिक मदद करोगे,
जैसे स्टूडेंट का कि भाई चलो हम भी पढ़ा देते हैं, भाई हो, बहन हो या कोई दोस्त हो, आर्थिक मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब इस रकम को जोड़िएगा तो इस रकम की ये रकम जाता है लगभग 20 से 25 लाख से ऊपर, अगर ऑन एन एवरेज बात करेंगे, आप जोड़ के देखिए कभी, ठीक है, कितने 20 से 25 लाख से ऊपर, और वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम देने से निकलता है। तो है ना मज़ेदार, पढ़ेंगे ना बढ़िया से तो सब पहले दिन यही कहते हैं हमको, दिक्कत यही बात की है, पहले दिन सिर्फ यही कहते हैं, उसके बाद हिम्मत हार जाते हैं। हाँ लेकिन और साथ ही साथ जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाओगे तो जेआरएफ आप क्या है, तो आपको जेआरएफ के भी अंक मिलते हैं। जेआरएफ क्या मिलते हैं? अंक मिलते हैं। उतना अंक मिलता है आपको, अपने एकेडमिक में आपका अंक जुड़ जाएगा। 10 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं? 10। नेट के लिए 5 मिलता है, जेआरएफ के लिए कितने? नहीं, 10 और 5, ठीक है। वो सबका अपना अपना नॉर्म्स अलग अलग है विश्वविद्यालय के। 10 और 5 अंक नेट के लिए कि आपने इतनी अच्छी एग्ज़ाम क्वालिफाई की, 5 अंक लीजिए, और जेआरएफ क्वालिफाइड किया तो आपको कितना? 10 अंक। पैसा भी, ऊपर से अंक भी ज़्यादा, है ना। तो हम सब कोशिश करते हैं और करेंगे कि कहाँ जाएं? जेआरएफ कैटेगरी तक पहुँचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पैसा भी मिलेगा और क्या मिलेंगे? पैसा और कितना? हाँ, तो इसको एक बार मतलब या तो लिख लो या फ़ोटो खींच लो और इसको कैलकुलेट करके देखना कितना आता है, फिर हमको बताना। और उतना जितना आता हो उस रकम को जहाँ पढ़ते वहाँ लिख दीजिएगा कि भाई 6 महीने बाद हमको इतने का चेक मिलने वाला है। ये चेक है ना, आप जब मान लीजिए पीएचडी में करेंगे तो भुना लेंगे। आप खींच लीजिए फ़ोटो और एक बार आप कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कि कितने रकम बनते हैं यहाँ से। चलिए अब करेंगे कैसे? यहाँ तो था क्या, एग्ज़ाम पैटर्न समझ लिया कि कैसे एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट इंटर किया जाता है, कौन दे सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमको, सारे जान लिए हैं। चलिए अब जो अलग अलग पेपर है, आपने कहा पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि एक बात तो है, ये भी सच है, सरकार से पैसा लेना इतना आसान नहीं है, चाहे वो फेलोशिप हो चाहे सरकारी योजना का पैसा हो। हाँ, तो सरकारी योजना में आपको घूस देना पड़ेगा, यहाँ कोई घूस की ज़रूरत नहीं है, एक भी घूस की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अचीव किए तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लिए तो धड़ाधड़ आपके अकाउंट में गिरता रहेगा, भले ही प्रोफेसर साहब की सैलरी आए ना आए, जेआरएफ का सैलरी आ जाता है टाइम टू टाइम, बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। फेलोशिप कभी नहीं रुकी जाती है। कोरोना का टाइम था, फेलोशिप नहीं रुका, कोरोना का टाइम था तभी फेलोशिप नहीं रुका, एक भी जेआरएफ का फेलोशिप नहीं रुका, है ना, जो कि कोरोना का टाइम इतना चल रहा था तब भी, है ना। तो कहीं ना कहीं आप 4 साल तक मज़े में क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे हैं, और 4 साल बाद अगर क्या किया, अच्छे से आप मेहनत करके पीएचडी सब कर रहे हैं इतना, तो निश्चित रूप से जॉब होना ही है, तय है तब तक। और जब तक नहीं होता है तब तक आराम से खाने पीने के लिए प्रबंध कौन कर दिया है? सरकार करके दे दिया। चलिए, तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 इज़ अ कॉमन, पेपर 2 इज़ योर सब्जेक्ट इन मास्टर्स का सब्जेक्ट। अब यहाँ भी आपको जो सिलेबस दिया गया हाथ में देखेंगे आप, ये भी 10 यूनिट्स दिए गए, दिए हैं ना। हाँ, 10 यूनिट्स दिए गए, मतलब पूरे पेपर 1 को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है, 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है, यूनिट बाय यूनिट। जैसे यूनिट 1 में जैसे पहला यूनिट क्या दिया गया है? टीचिंग का दिया हो गया, है ना, टीचिंग, शिक्षण अभिक्षमता, हिंदी में क्या है? शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं इंग्लिश में। सेकेंड कौन सा दिया गया है? रिसर्च का, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी आप पढ़े हो उसके बारे में पूरी चर्चा यहाँ पर की गई है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं लेकिन उससे कम रिसर्च, है ना, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 है आपका बोध, लिखा होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, जहाँ पर एक पैसेज के साथ आपको 5 प्रश्न सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। चौथी कौन सी? संप्रेषण, कम्युनिकेशन, है ना। टीचर को, अच्छे टीचर के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? पहले कम्युनिकेशन स्किल आपका तगड़ा होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल तगड़ा करने के लिए क्या दे रहा है आपको पढ़ने के लिए? कम्युनिकेशन पूरा का पूरा यूनिट दे रहा है। 5वां कौन सा? हाँ, मैथ्स, मैथमेटिकल
रीजनिंग दे रहा है तो आप कह सकते हैं मैथ्स के कुछ पार्ट और रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथ्स से जुड़े जो रीजनिंग है वो पूछे जाते हैं, वो भी पढ़ने हैं यहाँ पर। छठे नंबर यूनिट में क्या है, युक्ति संगत तर्क, लॉजिकल रीजनिंग, वो हो गई मैथमेटिकल रीजनिंग, ये हो गई कौन सी, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। सातवां क्या दिया हुआ है, आंकड़ों की जानकारी। सातवां डीआई, डीआई तो जानते ही हैं, एक टेबल दे दिया गया आपको, डेटा का एक टेबल दे दिया गया और उस डेटा के टेबल से आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो डीआई होता है। अगले 8वां आपका आईसीटी, मतलब कंप्यूटर से संबंधित जानकारी है। 9 नंबर यूनिट पीडीई कहते हैं इसको, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट नहीं, लोक विकास और पर्यावरण के बारे में। एंड 10वां लास्ट हायर एजुकेशन, आज इसी का चला था यूट्यूब पे, कौन सा हमारा क्लास चला था पूरा सुपर फास्ट करके, जहाँ पर सिर्फ कोल्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के बारे में, कि पुराने टाइम में हमारी एजुकेशन व्यवस्था कैसी थी और आज के टाइम में हमारी एजुकेशन व्यवस्था कैसी है ना, क्या क्या चेंजेज आए हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में वहाँ पर दिया गया। ये है पेपर 1 के आपके 10 यूनिट, लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको सिलेबस मिल जाएंगे। ठीक है, और हर एक यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। यूनिट नंबर 1 से भी 5, 2 से भी 5, 3 से भी 5, हर से 5 5 5, तो 10 गुने 5 कितने हो गए, 10 गुने 5, एक यूनिट से 5 प्रश्न, 10 गुने 5 कितने हो गए, 50 ना, और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो कितने हो गए, 100 मार्क्स, कितने हो गए, 100 मार्क्स। इसी तरह से ठीक पेपर 2 में भी, पेपर 2 भी आपका 10 यूनिट का है, जो कि कल हम इसका सिलेबस समझाएंगे आप लोगों को, है ना। 10 यूनिट यहाँ भी हैं। क्या हुआ, हाँ हाँ, तो अभी बता रहे हैं, पेपर 2 10 यूनिट, अब यहाँ से हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 10 गुने 10 दें कि 100 हो गया ना, 10 क्वेश्चन तो कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, और 2 तो कितने हो गए, 200 मार्क्स हो गए। टोटल कितने हो जाएंगे, 300 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 300 मार्क्स हो गए भैया, है ना। क्वेश्चंस की संख्या कितनी है, 150। ठीक है, मतलब 50 वहाँ, 100 यहाँ, तो 150 हो गए। क्वेश्चन 150, मार्क्स 300, 150 क्वेश्चंस, और टाइम जो रहता है वो रहता है आपका 3 घंटे का, 3 आवर्स का, 3 घंटे का टाइम रहता है। 3 घंटे के टाइम एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स। ठीक है, और अगर ऑन एन एवरेज की बात करूं, ठीक है, सबके विषय की कट ऑफ की, तो लगभग 60 to 70%, मतलब 60 से लेकर के 70% के बीच में, ऊपर भी कभी नीचे भी। तो अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्वेश्चंस का लेवल हल्का होगा, इसीलिए 70 को क्रॉस कर दिया है। 70 को क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब क्वेश्चंस के लेवल मॉडरेट थे, इजी नहीं थे, मॉडरेट थे, तो इसीलिए 60 to 70% के बीच में। तो 60 to 70% आपका क्या करता है, कट ऑफ जाता है, और इस पर आपके JRF के स्कोर बनते हैं। JRF की कैटेगरी मैंने बताया इसको, 60 to 70%, वो अलग अलग विषय बाय अलग अलग वेरी करता रहेगा, और वो डिसाइड की जाती हैं NTA के द्वारा, जो हमारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला बॉडी है, NTA। तो UGC ने जिम्मेदारी किसको दी है, NTU को दी है, कि आप नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओगे, बाकी सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, तो NTA ने क्या 3 घंटे का समय, 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स। तो जो JRF के लिए वो NTA डिसाइड करता है कि कितना % क्या करना है, कट ऑफ डिसाइड करना है, वो हर एक साल अलग अलग निकल करके आती है। ठीक है, और कुछ आपको पूछना तो पूछिए इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड। काफ़ी हो गया है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है, सब कुछ पता चल गया नहीं कि हाँ पेपर कैसा हो रहा है, पैटर्न कैसे हैं, कैसे हमें एग्ज़ाम देना है। लेकिन एक चीज़ आपने नहीं सीखा ना अभी तक, आपको क्या करना है ना, है ना। दो लोग हैं ना यहाँ पर, एक है टीचर, एक है लर्नर। एक तरफ है टीचर
और एक तरफ कौन है, लर्नर। लर्नर का मतलब आप लोग, टीचर का मतलब पूरी तेजस की टीम लगी पड़ी है जो सब है ना। तो हम दोनों क्या क्या करेंगे मैं पहले बता देता हूँ, पहले क्लासों कि हम क्या करने वाले हैं और आप क्या करने वाले हैं। चलिए, आप लोग बड़े पहले तो बहुत भाग्यशाली हैं, इसके लिए खुद को एक बार कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करिए। कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि हम क्या हैं, बहुत भाग्यशाली है। क्यों, उसके पीछे रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि तेजस बिहार की पहली संस्था, इवन बिहार में, जो नेट एग्ज़ाम को नेट एग्ज़ाम के लिए बच्चों को तैयार करती है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने घर बैठे, घर के आसपास ऐसी व्यवस्थाएं मिल गई हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन मैम। क्योंकि जब मैं खुद पढ़ रहा था या जो भी आगे तैयारी किए हैं, जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाई थी, लेकिन आपको वो घर बैठे बिठाए मिल रहा है, मतलब घर के आसपास मिल रहा है। आपको दूर दराज शहर ढूंढना नहीं पड़ा, नहीं, लोकल में वोकल की मज़े ले रहे हैं, तो इसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स बनता है ना एक बार। तो आप लोग भाग्यशाली हैं। ठीक है, तेजस क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है। सबसे पहले हम अपने काम क्या करने वाले हैं वो बता देते हैं। ठीक है, अभी से लेके 6 मंथ्स तक, अभी से लेके 6 मंथ तक, जब तक आपका पेपर आ रहा है तब तक के लिए, है ना, जो अभी आपके लाइव क्लासेस हैं वो चलते रहेंगे। जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो लाइव क्लासेस के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑफलाइन है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लाइव क्लासेस दोनों के लिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए है। ठीक है, लाइव क्लासेस हैं, जितने भी यूनिट हैं, यूनिट वाइज के कंटेंट तैयार किए गए हैं, यूनिट वाइज कंटेंट तैयार किए गए हैं। तो यूनिट वाइज जो कंटेंट तैयार किए गए हैं वो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, बहुत स्मूथ फॉर्म में है ना। हाँ, इसमें भी चेंज है, बड़ी चेंजेस है कॉमर्स के लिए। उसको पहले इंग्लिश में मिलता था, अभी इस बार हिंदी में मिलेगा धीरे धीरे करके। उसको केवल इंग्लिश में मिलता था, इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे या फिर हिंदी में मिलेंगे, तो उनके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। इसका नहीं, वो मतलब वो तो रहेंगे पीडीएफ में ऊपर नीचे करके, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश जो था उसको क्या मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा, तो पढ़ने में आसानी होगी। तो मीडियम आपके लिए बाधा नहीं पड़ेगी इस बार से। ठीक है, बहुत बार से मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन इस बार वो चीज़ें जा करके कामयाबी उसमें मिली हैं कि यहाँ पर कंटेंट आपको क्या मिल जाएंगे, यूनिट वाइज कंटेंट मिल जाएंगे, वो भी हिंदी में। ठीक है, इसके बाद यूनिट वाइज जो अलग अलग कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसका आपको एमसीक्यूज़ आपके सामने मिलेंगे, करवाया जाएगा एमसीक्यू, उसको ज़रूर करिएगा और घर पे भी उसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, कंटेंट का जो एमसीक्यू मिलेगा उसको यहाँ पर करवाया ही जाएगा, लेकिन उसको घर पे भी जाकर क्या करना है, एक बार रिपीट करनी है कि मतलब एक बार मैंने कंटेंट पढ़ा, सर ने पढ़ाया, एक बार मैं घर पर फिर पढ़ के फिर कर पा रही हूँ या नहीं, ये देखनी है। क्योंकि एग्ज़ाम के सिलेबस में काफ़ी लंबे चौड़े सिलेबस हैं, तो उसको आसान बनाया जा सकता केवल और केवल कंटेंट करने के बाद उसके एमसीक्यू करके, प्रैक्टिस करके। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपके कंटेंट या यूनिट ख़त्म होती हैं तो उसके बाद जो टेस्ट का प्रोसीजर है वो आदम ज़माने से चलता आ रहा है, मतलब जब से शुरुआत हुई तब से चलता आ रहा है टेस्ट की प्रोसीजर, तो वो आपकी चलती ही रहेगी, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लाइव क्लासेस यूनिट वाइज कंटेंट के साथ एमसीक्यूज करवाई जा रहा है, साथ ही साथ टेस्ट करवाया जा रहा है। इसके बाद अगर कोई भी आपको डाउट होती है, आराम से टीचर रहते हैं बैठे हुए ऑफिस में क्लास के बाद, और आप आराम से पूछिए, क्योंकि आप नहीं पूछेंगे तो वो बताएंगे नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि आप सब ज्ञानी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप तो बच्चे हैं नहीं कि आपको खुद के पूछेगा, वो सोचता कि भाई मास्टर्स किया हुआ स्टूडेंट है, हम पढ़ाए, नहीं पूछा सवाल, इसका मतलब उसे समझ में आ गया है। हाँ, हमें सब समझ में कब आता है कि आपको नहीं समझ में आया, जब हम टेस्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर बोल देंगे तो डाउट में क्या हो जाएंगे, सारी क्लियर हो जाएंगी वो चीज़ें। डाउट क्लासेस है तो आप उसका भी मज़ा क्या कर सकते हैं, ले सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे तरफ से बिल्कुल आपके लिए क्या मिल रहा है, पेड कोर्स में सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं बिना किसी रोक टोक के। ठीक, हाँ, तो जो कंटेंट पढ़ाया गया पीडीएफ गए, उसको पढ़िए, समझिए और क्लासेस रेगुलर उससे करिए, है ना। क्योंकि अगर ये सोचेंगे कि हम सिर्फ कंटेंट ले करके पास हो सकते तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंटेंट में एकदम टू द स्ट्रेट पॉइंट लिखी गई, उतनी डीप नहीं की जा सकती। लेकिन जब हम क्लास में होते तो क्या कर सकते, एक एक पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, आपके डिस्कस करते हैं, और भी स्टूडेंट बैठे हैं, उनके मन में जो प्रश्न है वो पूछे, या आपके मन में जो प्रश्न है आपने पूछा, तो वहाँ से क्या होती है, एक अच्छी डाउट क्लियर सेशन कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है, मतलब एक अच्छा खासा डाउट कहीं ना कहीं हमारा क्लियर हो जाता है बैठे बैठे क्लास में।
मतलब इवन घर पर जाकर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेट एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, रटने वाले नहीं होते कि आप रट कर पास कर देंगे, वो कॉन्सेप्चुअल है। ठीक, कॉन्सेप्चुअल का मतलब कि आपके पढ़ने के बाद वहाँ से जो कुछ निष्कर्ष निकल के आया, कंक्लूजन निकल के आया, कुछ बातें जो सामने आई हैं वो बातें आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं ना। बुद्धिजीवी वर्ग की कैटेगरी में, बुद्धिजीवी का मतलब जो अपनी बुद्धि से जीता हो। तो आपको कहता है कि आप पढ़िए और फिर अपनी बुद्धि से निकालिए कि वो क्वेश्चन सही भी हैं या नहीं। सही हैं तो कितने हद तक सही हैं, नहीं सही हैं तो क्यों नहीं सही हैं। ये कंसेप्ट हो, चाहे वो पेपर 1 में हो चाहे वो पेपर 2 में हो। तो रटने वाले क्वेश्चन की संख्या बहुत कम होती है, इसीलिए क्लासेस लेनी बिल्कुल ज़रूरी है रेगुलर रूप से। जब फीस भर रहे हो भाई तो क्लासेस लो, ये ना कि मुझे बुलाना पड़े, हेलो कहाँ हैं आप, ठीक है। हाँ, ये नहीं, बिल्कुल भी ठीक है, क्योंकि पास आपको करना है तो जितना मेरा मेहनत है उससे दोगुनी आपको क्या होनी चाहिए, डेडिकेशन और मेहनत रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 6 महीने की डेडिकेशन ही क्या करेंगे, आगे वो जो 20-30 लाख का चेक है वो प्रदान करेंगे आपको। नहीं तो फिर क्या होंगे, फिर आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, चलिए लर्नर को क्या क्या करना है। तो लर्नर को क्या करना है, 2-3 चीज़ें रखनी है। 3 मंत्र रखना है अपने संग में, 3 मंत्रास। एग्जाम क्लियर करने के 3 मंत्रा हैं। पहला मंत्र है आत्मविश्वास। ठीक है, क्योंकि जब आपका अपने आप पर विश्वास होगा ना तभी आप मुझसे विश्वास करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, है कि नहीं। 3 मंत्रा में पहला क्या है, आत्मविश्वास। पहले खुद पर विश्वास रखिए कि हाँ हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, कर सकते हैं, तभी हम पर भरोसा आपका बढ़ेगा। और हम दोनों का एक दूसरे पर भरोसा बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर भरोसा नहीं बढ़ा, आत्मविश्वास नहीं बढ़े आपके, तो फिर हम कितने भी काम कर ले उस टाइम होगा कि एग्ज़ाम के टाइम में अरे जो हम पढ़े हैं वो सही में ज़्यादा पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, सही रूप से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम निकलने वाली है तो वो क्या हो जाएंगे, नहीं क्लियर होंगे। आत्मविश्वास का होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी को बनाइए अपनी तरफ से, एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, हाउ टू क्रैक। मैं तो दूंगा ही, दे ही रहा हूँ, लेकिन अपनी एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी प्लानिंग सेट करिए। आत्मविश्वास, स्ट्रैटेजी। और दूसरा तो सॉरी तीसरा, कंटिन्यू प्रैक्टिस। कंटिन्यू प्रैक्टिस का मतलब कि जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं उसके MCQ के रूप में प्रैक्टिस करते जाइए। ये नहीं कि सोचेंगे कि चलो मैंने पढ़ लिया, 2 महीने हो गए, अब उनको भाई प्रैक्टिस करेंगे, उसकी क्या ज़रूरत है। नहीं, अगर 2 मंथ्स हो गए हैं तो फिर से एक बार क्या करिए, उसके कुछ MCQ उलटिए और करके देखिए कि आपसे होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो फिर ठीक है, नहीं होता है तो फिर क्या करिए, एक बार उसको पढ़िए, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि विदाउट रिवीजन मान लीजिए आपको पता चला कि हम 10 के 10, 20 के 20 यूनिट पढ़ लिए, लेकिन रिवीजन कितने यूनिट के है, 2 यूनिट की है, तो केवल 2 यूनिट के ही प्रश्न बनेंगे आपसे कब, एग्जाम में। उससे ज़्यादा के प्रश्न कभी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, ये 3 मंत्रा को याद रखिएगा। कौन सा, आत्मविश्वास, दूसरा स्ट्रैटेजी है ना, एक अच्छी प्लानिंग, एंड तीसरी कौन सी, रिवीजन। चलिए, स्ट्रैटेजी में सबसे पहली बात है ना, अभी किसी दोस्त का शादी हो, मुंडन हो, उपनयन हो, उनसे जितनी दूरी आप बनाएंगे 6 महीने बाद लोग उतना ही नज़दीक आपका आना चाहेगा। नहीं बात समझे, 6 महीने अभी जितनी आप दूरी बनाएंगे लोगों से मतलब इसमें हम मेरा मत उनको मत जुड़िएगा तो आप लोगों से मिलना नहीं है, परिवार से नाता रिश्ता तोड़ना नहीं है, मतलब लोगों से मतलब अब जा रहे हैं, मतलब काम है 1 दिन का, वहाँ पर 2 दिन पड़े हुए हैं कि अब मम्मी रुकी हुई तो हम भी रुक जाते हैं। नेट मम्मी को नहीं पास करना है, प्रोफेसर मम्मी को नहीं बनना, किसको बनना है, आपको बनना है ना, पापा को नहीं बनना, चलो पापा सोए हुए हैं, चलो हम भी सोए रहते हैं, अरे भाई नहीं पढ़ रहा तो हम नहीं पढ़ते। तो लोगों से अपने आप को क्या करना है, दूरी बना के रखनी है, क्योंकि आप एक रिसर्चर हैं, आपको भाई आगे रिसर्च करना है, PhD करनी है, आपको प्रोफेसर बनना है, तो बलिदान आप ही का होगा। लोग क्या कहते हैं पता है,
कि सफलता हमें मिले, बलिदान और हमारे लिए कोई और दे, ऐसा संभव है? अगर सफलता आपको चाहिए तो बलिदान आपको ही देना होगा, ठीक है? मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे ही मेहनत करने पड़ेंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे बदले घर ऑफिस में बैठो, स्टाफ क्या बोल गएगा, सर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि टाइमिंग हो गई उसकी। अब मुझे भाई मेरा संस्थान है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खड़े हुए काम करना पड़ेगा। तो रात में हम क्वेश्चंस बनाने पढ़ रहे हैं, पता चला मम्मी सो गई, दादाजी सो गए, दादी माँ सो गई, सब सो गए हैं, हम भी चलो सो जाते हैं। नहीं भाई, अगर मेरी यूनिट नहीं ख़त्म हुई या मेरा प्रैक्टिस नहीं ख़त्म हुआ है तो आई डोंट स्लीप, मैं नहीं सोऊंगा। मुझे ख़त्म करने का काम तब, क्योंकि आपका यहाँ पर रोज़ एक काम बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं सोचिए कि आज काम मिला है कल नहीं मिलेगा, रोज़ एक ना एक काम क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने क्या कहा कि एक महीने आप 1 घंटे 2 घंटे इंजॉय कर रहे हैं, है ना, तो मैं प्रैक्टिस लगवाता रहता हूँ कि अभी डायरेक्ट 4 घंटा बिठा दूँ क्लास में तो 2 ही चीज़ें होंगी, आप बेहोश हो जाएंगे, है ना, या सिर्फ बैठे तो रहेंगे ज़बरदस्ती, लेकिन दिमाग से सारा कंसेप्ट उड़ता चला जा रहा है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अभी 1-1 घंटे की सेशन ली कि 1 महीना जब तक मतलब बैच रनिंग में फेज़ में नहीं आता तब तक 1-1 घंटे पढ़ो, फिर रनिंग फेज़ में आता तो फिर 2-2 घंटे हो ही जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर काम बढ़ता जाएगा। तो काम को ये नहीं करके मतलब चलो आज नहीं करते कल कर लेंगे, ऐसा नहीं। जो मिला आज उसको ख़त्म करिए, फिर अगले दिन फिर अगला काम, फिर अगले दिन अगले प्रैक्टिस। तो ये चीज़ें स्ट्रैटेजी में पहला डालिएगा। सुनते सब है, करते बहुत कम है, लेकिन करेंगे तो आप उसका फल भी मिलेगा, और नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका दुष्प्रभाव भी आप ही भोगेंगे, दूसरा थोड़ी होगा नहीं। तो क्या करना है, थोड़े से फंक्शन वंक्शन से 6 महीने के लिए दूरी बढ़ानी है ना। अब जैसे क्योंकि ये दिसंबर सेशन बहुत खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? इन दिस नहीं सेशन, इस सेशन में, इस मतलब जो इस जर्नी में जो है ना, दिसंबर वाली जर्नी में लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स, बहुत सारे फेस्टिवल, कृष्णाष्टमी है, रक्षाबंधन है, उसके बाद गणेश चतुर्थी है ना, उसके बाद दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ पर्व नहीं मनाइए, पर्व से दूरी बना लीजिए, पर्व बनाइए, लेकिन ये देखिए कि भाई अगर एक दिन से मेरा काम हो जा रहा है तो मैं 2 दिन नहीं रखूँगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम छठ में अगर हम लोग खरना के दिन भी घट जाए तो चलेगा ना, छठ तो हमें नहीं करना है। खरना के दिन अगर मैं क्लास करने के बाद भी जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है क्या? हाँ, उस दिन ये हो सकता है कि चलो सुबह में शाम में क्लास है, चलो सुबह में कर दो। हम 10-12 बजे के बाद भी जाएंगे और उस दिन घर में कम से कम उस दिन के काम फिनिश कर लिए तो 2 दिन तो ऑलरेडी छुट्टी मिल ही रही है, शाम तक हम फिर वापस आ जाए। और फिर जैसे मान लीजिए परसों छठ ख़त्म है तो 4वां दिन से क्या हो जाए, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। करते क्या स्टूडेंट, गए सो गए ही रह गए। लेकिन वहाँ मेरी एक बहुत बुरी आदत है, अगर मैंने कह दिया कि 25 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा तो होगा, जिसका आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, अगर होगा तो होगा, चाहे कोई आया हो नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितने भी क्लासेस होते हैं सबकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहती हैं। तो जो टाइमिंग दिया गया है उस टाइमिंग में आकर के टीचर, चाहे एक स्टूडेंट हो नहीं भी होगा तभी वो क्या करेंगे, क्लास लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन एक साथ चलता रहता है। और हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे। नहीं आए वो आपकी गलती है क्या, क्योंकि उनके हिसाब से काम करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे अभी सिर्फ आधा घंटा मैंने ब्रेक किया आपको, थोड़ा सा वो आ रहा है तो चलो ठीक है रुक जाते हैं, है ना। 2-3 को और फ़ोन किया जो आने वाले थे, नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, कल से आएंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, परसों से आएंगे सर, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप नहीं आएंगे तो समस्या नहीं है, बस टीचर आने चाहिए और उनकी क्लासेस चलेंगी। तो जब आप बाद में आएंगे फेस्टिवल बना करके तो लंका लग जाएगा आपका। क्यों? 5 दिन का होमवर्क, 5 दिन का प्रैक्टिस, 5 दिन के मॉक टेस्ट सब आपको एक ही दिन में करके ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि 6वें दिन तो फिर बढ़ जाएंगे, 7वें दिन फिर बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए भूसवा खाया, झोला उठाओ, फिर यहाँ आ जाओ फटाक से, ठीक है। सरस्वती पूजा, सॉरी दुर्गा पूजा की बात, दुर्गा पूजा में ठीक है, अब जहाँ वहाँ भी कर सकते हैं, है ना। और 3-4 दिन आराम से छुट्टी मिलती है आराम से, है ना। लेकिन उस 3-4 दिन छुट्टी मिलती है तो कम से कम कोशिश करिए कि आप भर दिन तो मेला नहीं घूमेंगे। सुबह उठे 6 बजे से मेला घूमना शुरू किए तो रात के 10 बजे फिनिश करेंगे, नहीं। तो भर दिन जो मैं बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ तो वहाँ पर क्या करूँ, कम से कम
हाँ तो नहीं, अब नहीं चले भी जाते कोई समस्या नहीं, देखिए जाइए कोई समस्या नहीं, लेकिन कम से कम नहीं, कम से कम लाइव क्लासेस में ज़रूर जुड़िए। आप मोबाइल पर सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है ना, तो मोबाइल से ज़रूर जुड़िए, कोशिश करिए, ठीक है। मोबाइल की सुविधाएं मिली हुई है ना, तो उससे ज़रूर जुड़िए, गूगल मीट से ज़रूर जुड़िए कम से कम, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहेंगी। क्या बनी हुई है? कंटिन्यूटी बनी रहेंगी, टीचर की भी और आपकी भी, दोनों प्रैक्टिस में रहेंगे। अब आप छोड़ देंगे, मान लीजिए टीचर छोड़ देंगे तो उनका प्रैक्टिस खराब हो जाएगा, उनको भी रनिंग में आने के लिए फिर टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार इंजन बंद कर दे ट्रेन का, फिर स्टार्ट करने के लिए तेल खर्च ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो मैं नहीं चाहता कि वो इंजन बंद हो, एकदम लगातार चलते रहेंगे, आपकी भी और हमारी भी, ठीक है। डोंट अच्छे से रिवीजन, स्ट्रैटेजी, कंटिन्यू प्रैक्टिस, और जहाँ कोई भी दिक्कत होगी वहाँ पर हम हैं ही। आपके जो विषय के जैसे हिस्ट्री पढ़ाने बबली मैम आ रही हैं तो वो हैं ही, आप उनसे बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल सब प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, आपको संतुष्ट किया जाएगा, है ना, क्योंकि आपकी संतुष्टि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप संतुष्ट हों, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता होती है ना। चलिए, तो ये था आपका पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ब्यौरा कि हम क्या क्या करने वाले हैं इस दिसंबर 2024 के सेशन में, और इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कल से, ठीक। हाँ, तो कल से बस, लेकिन आज में जो अभी ऑफलाइन टेस्ट हो रहे हैं, है ना, उसका मैं क्वेश्चंस देता हूँ। अब क्वेश्चन देके घबराइएगा नहीं कि क्या हो रहा है, ये है क्या, है ना, ये है ऑफलाइन टेस्ट, क्योंकि वहाँ वो 10 यूनिट के क्वेश्चंस होंगे, बस उसको केवल उलट पुलट के देखना है। उलट पुलट के मतलब ये नहीं कि कम से कम एक बार क्वेश्चंस पढ़नी है, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट का, इतना कम से कम छाट के आए, क्योंकि यूनिट नंबर 10 आपके पास है ना, मतलब जैसे यूनिट नंबर 10 है तो उसमें आपके देखेंगे अलग अलग, ठीक है, तो उससे केवल छांट के आने कि वे किसका प्रश्न है, क्या पूछ रहा है। या अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, मतलब अभी तो एग्ज़ाम नहीं दी हूँ, कुछ भी नहीं की हूँ, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मुझे कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने देर में क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाती हूँ। तो ऑफलाइन टेस्ट चल ही रहा था, तो उसके कुछ पेपर बचे हुए हैं, आप आराम से लेके जाइए और उसमें बना कर देखिएगा, और कल हमको आके बताइएगा कि क्या क्या उसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बनी, क्या नहीं बनी, क्या आपको अच्छा लगे, क्या बुरा लगे। अब ये नहीं कि भारी है तो मतलब छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो आपको भारी लगेगा ही, एक्चुअली भारी इसलिए लगेगा क्योंकि वो 10 यूनिट के मिक्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ना कि 1 यूनिट के हैं, और अभी तक आप एक कंटेंट नहीं पढ़े हैं, और वहाँ पे मैं 10 यूनिट का क्या कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो भारी लगेगा ही, है ना। लेकिन भारी लगेगा मतलब इतना तो है कि भाई कम से कम इंग्लिश हिंदी पढ़ना तो आता है ना, क्वेश्चन तो पढ़ तो सकते कि क्या पूछा था, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जितने सॉल्व हो पाएंगे ठीक है, नहीं सॉल्व पाएंगे तो भी उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो अभी चलते हैं ऑफिस में, ले लीजिए टिकट टेस्ट पेपर और उसको सॉल्व करके देखिए। कल से आपकी पेपर 2 की भी है, तो पेपर 2 के भी हम कल पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके साथ जो आपका सिलेबस है वो, ठीक है। सिलेबस में मैं दे देता हूँ, एक बार आप भी उसको पढ़ के देखो, कल उसके सिलेबस को भी क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, और बाकी धीरे धीरे सब आ ही रहे हैं, तो कंटेंट भी अपना शुरू कर लिया जाएगा, ठीक है। चलो, कोई डाउट, कोई क्वेरी तो पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं ना, अच्छा था ना। चलिए, वेलकम टू तेजस, ठीक है, आपका तेजस में स्वागत है, आप सबका ज्वाइन होइए, और प्रोफेसर बनने के जो राह पर चले के लिए आप सबको हमारी तरफ से हार्दिक दिली शुभकामना कि आप बीच में छोड़ के ना भागे, हाँ, क्योंकि आधे व्यक्ति बीच में छोड़ के ही भाग जाते हैं, आधे 90% पहुँचने वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि भाई अब पॉसिबल नहीं हमसे, ठीक है। लेकिन आज तक मैं नहीं भागा हूँ, शुरुआत की तब भी और आज भी वही खड़ा हूँ। तो आज से मैंने आपको कहा भी था ना कि आप ये देख लीजिए कि हम भागेंगे नहीं छोड़ करके, तो अगर आप नहीं भागेंगे तो तेजस कभी आपको नहीं छोड़ेगा, आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा के ही दम लेगा वो भी, ठीक है। चलिए, ठीक है, कल से करते हैं।